नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, साक्षात्कार इंटरव्यू टीजीटी पीजीटी 2016 से संबंधित आपको 10 प्रश्न दिए जा रहे हैं और 10 प्रश्नों के जवाब आपको देना होता है। तो ये श्रृंखला लगातार चलाई जा रही है, 10 प्रश्नों की श्रृंखला। सवाल हमारा, जवाब भी हमारा। तो आपको 32 भाग यानी 32 भाग आपको मिल चुका है। आज 33वां भाग है, जिसमें 32 भाग का आपको जवाब दिया जाएगा और 33 भाग में आपको सवाल दिया गया है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। और सभी 32 भाग आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां से मिल जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें, कौन कौन से प्रश्न रखे गए हैं आपके लिए। तो इसी क्रम में हम जारी रखते हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब ना किए हों वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, कहीं ना कहीं एक सब्सक्राइब करने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे कुछ होएगा नहीं, लेकिन सब्सक्राइब करने से, अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हर वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न रखा गया था, प्रयोगवादी कवि में कौन कवि अद्वैतवादी दर्शन से प्रभावित है। तो प्रयोगवादी कवि में कौन सा कवि अद्वैतवादी दर्शन से प्रभावित है। तो आपके भवानी प्रसाद मिश्र, नाम सुने होंगे, भवानी प्रसाद मिश्र। ये आपके प्रयोगवाद के कवि हैं, प्रयोगवाद में दूसरे में आते हैं। ठीक है, तो इनको अद्वैतवादी दर्शन से प्रभावित। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक काल को नवीन काल की संज्ञा किसने दी। जी हाँ, आधुनिक काल को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें तो इसको वर्तमान काल कहा जाता है, परिवर्तन काल कहा जाता है, गद्य काल कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है। तो आधुनिक काल को नवीन काल की संज्ञा किसने दी। तो नवीन काल की संज्ञा दी है बाबू गुलाब राय। तीसरा प्रश्न है, रीत में मूल धातु रिंग है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगाकर रीति बना है। जी हाँ, कौन सा प्रत्यय लगा है, मूल धातु क्या है, रिंग है, कौन सा प्रत्यय लगा है। तो ध्यान से देख लीजिए, कितने प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, संस्कृत का प्रत्यय है, यही प्रत्यय लगाकर रीति शब्द बना है। चौथा है, ई यानी छोटी बड़ी में ओठ या होठ की स्थिति क्या रहती है। तो इसमें क्या रहती है, वृत्तमुखी की आवृत्तमुखी। तो आपको बताना है आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। अब आपको बता देते हैं कि आवृत्त क्या होता है, विवृत्ति, वो वृत्त क्या होता है। तो ओठ की स्थिति के आधार पे स्वर दो प्रकार के, वृत्त और आवृत्त। आवृत्त किसे कहते हैं, कह रहा जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख गोलाकार या वृत्ताकार ना हो, उसी को आवृत्त कहते हैं। तो आप उच्चारण करके देख लीजिए, ई ई ए आय। तो ये 4 स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख गोलाकार या वृत्ताकार नहीं होता। इसके बाद जितने भी बचते हैं वो क्या होता है, वृत्तमुखी होता है। कोई भी उच्चारण करके देख ले तो वृत्त बनेगा। जैसे आप कहते छोटा ऊ कहेंगे तो आपका मुंह गोल हो जाएगा, बड़ा ऊ, ओ, आओ, आ, ये सब क्या है, वृत्तमुखी में आते हैं। अगला है, व्यर्थ शब्द में कौन सा समास होगा। तो संधि आप लोग जान रहे हैं कौन सा संधि है, तो समास बताना है। इसमें है आपके अव्ययी भाव। अव्ययी भाव कैसे अव्ययी भाव, क्योंकि व्यर्थ, जब इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विसर्ग, हो जाएगा विधन अर्थ। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। छठा प्रश्न है, रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा। तो जो रामचरितमानस है उस पर सर्वाधिक प्रभाव
किस रचना का पढ़ा? तो पढ़ा है अध्यात्म रामायण। किसका पढ़ा है? अध्यात्म रामायण का पढ़ा है। रामचरितमानस पर सारथी प्रभाव, जिसमें देख लीजिए रामचरितमानस में 7 कांड हैं, 4 वक्ता श्रोता हैं, और इसके बाद बाल अयोध्या अरण किष्किंधा सुंदर लंका उत्तर कांड है। ये क्रम है इनका, आपको बताया गया है। अगला प्रश्न है, देसी भाषा में किसी मुसलमान कवि द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है? तो देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित, तो आपको बता दें कौन सी रचना है, प्रथम काव्य ग्रंथ है तो संदेश रासक। संदेश रासक है, जो आपके अब्दुल रहमान की रचना है। अब्दुल रहमान को अद्धमार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि टीजीटी में पूछ लिया था अद्धमार क्या है, अद्धमार, तो ये भी जानते रहिए, अद्धमार अब्दुल रहमान। 8वां, रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा? तो किसके निबंधों का बातों का संग्रह कहा? तो कहा है महावीर। महावीर मतलब हनुमान नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, इन्हीं के नाम पे पढ़ा है वो द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे इन्हीं की निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। 9वां, रीत काल में किस कवि ने कुंडलिया छंद का सरलता के साथ प्रयोग किया है? तो कुंडलिया में सरलता के साथ प्रयोग करने वाले हैं गिरधर दास। गिरधर दास का मतलब भारतेंद्र जी के पिता, गोपाल गिरधर या गिरधर गोपाल, गिरधर दास जानते रहिए, इन्होंने सरलता से प्रयोग किया है। कुंडलीय छंद जानते हैं आप, दोहा और प्रारंभ में एक दोहा और बाद में एक रोला से मिलकर बनता है। दोहा का अंतिम चरण रोले का प्रथम चरण बनकर आता है, ठीक है। 6 चरण होते हैं और ये जिस शब्द से शुरू होता है उसी से समाप्त होता है। बाकी आप लोग समझदार हैं। आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है, विद्यापति को किसने रहस्यवादी कवि कहा? किसने रहस्यवादी कवि कहा? तो 3 लोगों ने रहस्यवादी कहा है। तो उसके लिए एक सूत्र है, अगर आप लोग को अच्छा ही बताइएगा, जनाजा। जनाजा रहस्यवादी लाए। अगर आपको इतना याद है, जनाजा रहस्यवादी लाए, तो जो रहस्यवादी तो जनाजा लेके आए तो आपके हो जाएंगे जा से जनार्दन मिश्र, ना से हो जाएंगे नागेंद्र नाथ, नागेंद्र नहीं, नागेंद्र नाथ, और फिर आपके जा से हो जाएंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये हो गए जनार्दन मिश्र, नागेंद्र नाथ और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। यही तीनों विद्यापति को क्या कहा है? रहस्यवादी कवि कहा है। 4-5 लोग कहे हैं श्रृंगारी कवि कहे हैं, 3 लोग कहे हैं भक्ति कवि। ये वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अब देख लेते हैं आज का सवाल। तो आज के सवाल में क्या है वो देखने वाली बात है, और आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा नहीं, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो ये आपको लिखकर बताना है किसने किया। दूसरा है, कृष्ण भक्ति से संबंधित वह कौन सा कवि है? वह कौन कवि है जो महान संगीतज्ञ थे? कृष्ण भक्ति से संबंधित वह कौन कवि है जो महान संगीतज्ञ थे? ये आपको लिखकर बताना है। तीसरा प्रश्न है, सरहप्पा के और अन्य नाम क्या हैं? बताइए। किसकी बात हो रही है? सरहप्पा के और अन्य नाम क्या हैं? बताइए। चौथा है कि या और कैधो किस अलंकार में आते हैं?
तो ये सब जो है किस अलंकार में आते हैं आपको बताना है। इसका प्रयोग जरूर होगा। आप समझ लिए, एक तरह से आप इसको वाचक शब्द कह सकते हैं। ये किस अलंकार में आते हैं तो आपको बताना है। 5वां प्रश्न, 8वीं अनुसूची में शामिल 16वां भाषा कौन है? तो आपके 8वीं अनुसूची में जो शामिल है उसमें 16वें नंबर पर किस भाषा को शामिल किया गया है, ये बताना है आपको। देखते हैं अच्छे से कौन बता ले जाता है। 6वां है, सूफी काव्य के प्रथम कवि कौन है? ध्यान से, शुक्ल के अनुसार, नहीं तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। जब वहां आपसे पूछेंगे, एग्जामिनर जब आपसे कुछ पूछेंगे तो आपको थोड़ा रुकना है, नहीं तुरंत जैसे कहें सूफी काव्य के प्रथम कवि कौन है तैसे आपने धड़ाक से बता दिया। हो सकता है मुल्ला दाऊद आपने बता दिया, लेकिन ये देखना है को और कुछ कह रहे हैं कि जोड़ रहे हैं कि नहीं। तो आपको थोड़ा देर 3 सेकंड रुकना है। जैसे कहे सूफी काव्य के प्रथम कवि तैसे आप एकदम तुरंत क्या बैठे, एकदम तुरंत धड़ाक से दे दिए। तो ऐसा नहीं करना। देखिए क्या कर रहे हैं, तो वहाँ तुरंत कह देंगे शुक्ल के अनुसार, तुरंत आप फंस जाएंगे, आप वहाँ फेल हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा देखिए वो हाँ रुक रहे हैं, जब रुक जाए तब आसानी से दीजिए उसको, तभी आपका हो पाएगा। और सरलता से एकदम बिना हिचक के, बिना डरे हुए, ये समझो कि हम ही एग्जामिनर हैं, बस यही अगर आप समझ लिए तो आपका एकदम सही होगा। ये समझो कि जो बैठे हैं वो हमसे बहुत छोटे हैं, ऐसा समझ के करना है वहाँ, ठीक है? तो तब जाके आपका होगा, कभी नहीं डरना है, ठीक है? तो चलिए देखिए अगला प्रश्न, भाषा की विशेषता बताइए। तो भाषा जो आपके उसको विशेषता बताना है कि कौन कौन विशेषताएं हैं। 2-3 तो आपको वहां पूछा जाएगा, ठीक है? सात्विक भावों की संख्या कितनी होती है? तो जो सात्विक भाव है उसकी संख्या कितनी होती है, आपको ये भी पूछा जा सकता है। जितने हम बता रहे हैं कहीं ना कहीं पूछा गया है, और कहीं ना कहीं इसमें से पूछा जा सकता है। आपसे इसी तरह से पूछा जाएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा, एक पंक्तियां वो नहीं बोलेंगे, ठीक है? कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, इसकी व्याख्या कीजिए, ऐसे नहीं वहां पूछा जाएगा, ठीक है? जब आपको बताना है तभी आपको व्याख्या करना। वो कुछ नहीं, आपसे प्रश्न वैसे छोटे छोटे करेंगे कि कोई पंक्तियां सुनाइए। तो जब आप पंक्तियां सुनाएंगे तब आपको व्याख्या करना है। वो आपको प्रश्न पूरा नहीं बताएंगे कभी भी, आपसे छोटे छोटे, रस कितने होते हैं इसी तरह से आपसे पूछेंगे, बेटा रस कितने होते हैं तो आपको बताना है। कौन कौन है तो भी बताना है। भाव कितने हैं, स्थायी भाव कितने, ये सब कितने हैं आपको बताना है। 9वां है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये तो सबसे आसान है, आप लोग जान रहे हैं। जान रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जान रहे हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम बता देंगे। आखिरी और 2 बार हो चुका है नीति आयोग का। अगला प्रश्न है, लास्ट में अंतिम प्रश्न कौन सा है? आनंद बंधु किस परिवार की निजी पत्रिका है? जी हाँ, एक पत्रिका है आनंद बंधु, वो एक ही परिवार की पत्रिका है। आपको लिखकर बताना है। ये आपके हो गए 10 प्रश्न। अब आपको देने होंगे जवाब। तो एकदम तनिक भी डरिए मत। आपका जो इंटरव्यू का डेट है वो कहीं ना कहीं 10 से 15 अक्टूबर के बीच घोषित हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। अगले वीडियो में